नमस्कार, आप देख रहे हैं इनके चैनल और बायोलॉजी की इस वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको डीएनए के एक खास सफ़र पर लेकर चलने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज के इस सफ़र को चलिए शुरू करते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसमें जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं। शरीर में किस तरह का प्रोटीन बनाना है इसी पर निर्भर करता है। हर जीव के कोशिका में डीएनए पाया जाता है और प्रत्येक बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए उस बॉडी में मौजूद दूसरे डीएनए के एक समान होते हैं। आपने यह जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे माता पिता के कुछ गुण जैसे उनका रंग, नाक, आँख, आवाज़, हाइट आदि हमसे मेल खाते हैं। इसका कारण भी डीएनए ही होता है। इसके अलावा अगर माता पिता को कोई बीमारी हो तो ज़्यादा संभावना रहती है कि बच्चे को भी उस बीमारी का खतरा हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर को पहले ही इस बारे में सूचित कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स के सभी गुण आप तक पहुँचे ही हों। इसमें कुछ बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। आपने डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। इससे असली माता पिता का पता लगाया जा सकता है क्योंकि बच्चे का डीएनए पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। अगर किसी के खून का एक बूंद भी मिल जाए तो हम उसके डीएनए की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। डीएनए का पता खून के अलावा लार, पसीना, मूत्र, त्वचा के ऊतक और सीमेन से भी लगाया जा सकता है। डीएनए का इस्तेमाल अपराधी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। आजकल जितने भी हत्या और रेप के केस सामने आते हैं उन्हें डीएनए के बल पर सुलझाने में ज़्यादा आसानी होती है। इसके लिए पुलिस को जिस पर भी संदेह होता है उसका डीएनए घटनास्थल पर पाए जाने वाले डीएनए से मैच कराते हैं। अगर वह पॉजिटिव पाया जाता है तो अपराधी उसी को माना जाता है। डीएनए की जांच फॉरेंसिक लैब में की जाती है और इसे करने के लिए खास उद्देश्य का होना जरूरी होता है। डीएनए की खोज। ऐसा माना जाता है कि डीएनए की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक द्वारा 1950 के समय में हुई थी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिच माइसर द्वारा 1860 में ही हो गई थी। उस समय इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था, लेकिन डीएनए की ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण इसके महत्व को नहीं समझा गया। डीएनए की खोज डबल हेलिक्स संरचना में हुई थी और इसके लिए जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक ने 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एल्ब्रेcht कोसेल नाम के जर्मन बायोकेमिस्ट ने 1861 में न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बताया और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। डीएनए को एल्बर्ट कोसेल ने 5 भाग में बांटा था। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन,
साइटोसिन और यूरेसिल। उनको इस काम के लिए वर्ष 1910 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स का नाम भी दिया गया है। जिस तरह डीएनए का काम प्रोटीन बनाना होता है, उसी तरह हर जीवित कोशिका में आरएनए भी होता है, जो प्रोटीन और डीएनए के बीच मैसेंजर का काम करता है। डीएनए की संरचना न्यूक्लियोटाइड नामक अणुओं से बना होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस के 4 प्रकार एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। आरएनए में थाइमिन नहीं होते, इसके बदले इसमें यूरेसिल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं और 99% बेस हर व्यक्ति में एक समान होते हैं। यह बेस किस क्रम में आधारित है, इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई व्यक्ति का डीएनए किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कितना भिन्न है। डीएनए मॉलिक्यूल्स इतने लंबे होते हैं कि वो आसानी से किसी कोशिका में फिट नहीं हो सकते। कोशिका में फिट होने के लिए डीएनए कसकर कुंडलित होते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। हर एक गुणसूत्र में एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए को जिस समय खोजा गया था, उस समय इसका प्रमुख कार्य किसी को मालूम नहीं था। शुरुआती दिनों में इसे एसिडिक मॉलिक्यूल समझा जाता था, जो कि कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन मेंडल्स एक्सपीरियंस के बाद यह बात साफ हो गई थी कि कुछ कण जरूर माता पिता से बच्चों तक पहुंचती हैं और यही आनुवंशिकता का कारण है। इसके बाद कोशिका पर काफी प्रयोग हुए, जिससे यह बात पता चलती है कि कोशिका में पाए जाने वाले 4 मैक्रोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में से सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही ऐसा केमिकल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होता है। इसके बाद यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि डीएनए के कारण ही हम अपने पूर्वज और माता पिता से मेल खाते हैं। रेप्लिकेशन डीएनए की यह खूबी होती है कि वह आसानी से अपनी नकल कर सकता है। कोशिकीय विभाजन के समय डीएनए अपनी ही नकल करता है और इसी तरह वह दूसरे कोशिका तक एक ही तरह का डीएनए तैयार करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वह विभाजित होकर 2 सिंगल स्ट्रैंड में परिवर्तित हो जाता है। यह विभाजन होने के बाद दोनों सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हुए एक नए डीएनए की कॉपी तैयार करते हैं। अब इसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस काम करता है और नए डीएनए की कॉपी बनती रहती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डीएनए अपनी नकल ठीक से नहीं कर पाता है, जिसे डीएनए म्यूटेशन कहा जाता है।
इस कारण से इंसान में उत्परिवर्तन देखा जाता है। यह उत्परिवर्तन इंसान के लिए काफी बार लाभदायक साबित होता है। आदि मानव से इंसान हम इसी उत्परिवर्तन से बने हैं और यह हमें वातावरण के अनुसार अनुकूल बनाता है। कई बार डीएनए म्यूटेशन की वजह से आनुवंशिक रोग भी बच्चों में देखे जाते हैं। एन्कोडिंग डीएनए का एक प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुकूल उसके अनुक्रम को एन्कोड करना है, जो कोशिका की संरचना और कार्य की जैव रासायनिक इकाइयां हैं। आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए कोशिकाएं न्यूक्लिक एसिड आरएनए में डीएनए के एक स्ट्रेच की एक प्रति बनाती है। इन आरएनए प्रतियों का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है। सेल्यूलर मैनेजमेंट जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका निर्माण एक निषेचित कोशिका से होता है, जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज एक जीव को तैयार करने के लिए कई बार विभाजित और डुप्लीकेट करता है। जितने भी कोशिका होते हैं सभी में एक जैसा ही आनुवंशिक सामग्री होती है, लेकिन विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग तरीके से विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया को हम सेल डिफरेंशिएशन नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका प्रोटीन को स्थिति के अनुसार तैयार करती है। उदाहरण के लिए त्वचा की कोशिका, पेट की कोशिका, दिमाग की कोशिका, मांसपेशी की कोशिका आदि भिन्न होती हैं, लेकिन सभी में एक समान आनुवंशिक सामग्री मौजूद होती है। यह कोशिका अपनी स्थिति के हिसाब से काम करती है। किस कोशिका के लिए कितने प्रोटीन की जरूरत है, इसका पता डीएनए को संकेत के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अभी खाना खाया होगा तो खाना पचाने के लिए पेट संकेत करता है और कोशिका को ज़्यादा पाचन हार्मोन्स एंजाइम उत्पादन करने होते हैं। इस तरह से शरीर में दूसरे कोशिका को कितने प्रोटीन की ज़रूरत है यह भी संकेत के रूप में प्राप्त होता है और डीएनए इसके उत्पादन को नियंत्रित करता है। म्यूटेशन डीएनए म्यूटेशन उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी वजह से डीएनए अपनी नकल करने में विफल हो जाते हैं। एक निषेचित कोशिका कई बार विभाजित और डुप्लीकेट होता है, तब एक जीव जन्म लेता है। इस प्रक्रिया में कई बार आनुवंशिक सामग्री में बदलाव हो जाते हैं और डीएनए अपनी कॉपी नहीं कर पाते। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं और जीव का जन्म अलग ही रूप में होता है। उत्परिवर्तन कई बार छोटे पैमाने पर होता है, जैसे कि त्वचा के रंग में बदलाव होना। यह कई बार बड़े पैमाने पर भी हो जाता है, जिससे कि एक कोशिकीय जीव से ही काफी प्रकार के जीवों का जन्म हो जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, समुद्री जीव आदि का जन्म भी एक कोशिकीय जीव से ही हुआ है। डीएनए का महत्व डीएनए का महत्व इतना ही है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं।
आजकल डीएनए की मदद से ही मेडिकल साइंस काफ़ी प्रगति कर रहा है। हम डीएनए से बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए डीएनए के कुछ महत्व को समझते हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल के क्षेत्र में डीएनए का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल बहुत सी बीमारी देखने को मिलती है और देरी से इसका पता चलने के कारण लोगों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर हमें शुरू में ही बीमारी का पता लग जाए तो कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। डीएनए की मदद से हम बीमारी का पता पहले ही लगा सकते हैं। अगर माता पिता को कोई बीमारी है और यह बीमारी बच्चे को होने की संभावना है तो इसका पता भी लगाया जा सकता है। डीएनए के कारण आज हम उन बीमारी का भी इलाज कर पा रहे हैं जिसका इलाज कभी असंभव लगता था। इससे नई दवाएं खोज करने में आसानी होती है और इससे दवाई के असर का भी पता लगाया जा सकता है। पैटर्निटी टेस्ट। कई बार बहुत सी ऐसी परिस्थिति परिवार में हो जाती है जिसमें बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की जाती है। यह संदेह किसी भी परिवार को अलग कर सकता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि इस संदेह को दूर किया जाए। डीएनए टेस्ट की मदद से किसी भी बच्चे के असली माता पिता का पता लगाया जा सकता है। यह तब भी उपयोगी माना जाता है जब कोई अनजान व्यक्ति किसी के माता या पिता होने का दावा करता है। क्राइम केसेस। जितनी ज़्यादा आबादी होती है देश में उतने ही ज़्यादा अपराध के मामले भी सामने आते हैं। भारत की आबादी 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, इसीलिए अपराध का होना भी स्वाभाविक है। अपराध को कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से रोक पाना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे में अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है तो उसके डीएनए को अपराध स्थल के लिए डीएनए से मैच करवाया जाता है। इससे बहुत बार असली गुनाहगार पकड़ में आ जाते हैं और बेकसूर को न्याय मिलता है। इसके अलावा अगर घटना स्थल पर किसी के गंभीर हालत के कारण उसकी पहचान परिवार या दोस्त नहीं कर पा रहे हैं तब भी डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है। अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे कहते हैं जब आप किसी डीएनए में कोई बदलाव करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डीएनए को अपने हिसाब से बदला जा सकता है। इसके अलावा आप दो अलग जीव के डीएनए को एक साथ मिलाकर दोनों की खूबी एक ही जीव में डाल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इससे कम समय में फसल को उगाया जाता है, ज़्यादा पौष्टिक फसलें होती हैं, कम खर्चे में और अच्छी उपजाऊ, कीट और बीमारी से प्रतिरोध की क्षमता लिए हुए नई फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। डीएनए के कुछ रोचक तथ्य आपको बताता चलूं। सभी मनुष्य का 99.9% डीएनए एक दूसरे से मिलता है। बाकी 0.1% डीएनए ही हमें दूसरों से अलग करता है।
हमारा 98% डीएनए चिंपांजी और 50% डीएनए केला के समान है। इंसान का लगभग 8% डीएनए वायरस से मिलकर बना होता है, जो पहले कभी हमारे बॉडी के लिए घातक हुआ करता था, लेकिन अब इसका असर नहीं दिखाई देता। दुनिया भर का इंटरनेट डेटा सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। अगर इंसानी डीएनए को एक साथ जोड़ा जाए तो यह इतनी लंबी हो सकती है जितनी धरती से सूरज तक लगभग 600 चक्कर। मानव विकास से अब तक हम लगभग 510 डीएनए कोड खो चुके हैं। रोजाना हमारे कोशिका में कम से कम 10,000 बार डीएनए नष्ट होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसे तुरंत रिपेयर कर देता है। अगर ये मरम्मत न हो, इसमें कोई दिक्कत हो जाए तो कैंसर जैसे रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये था आज का हमारा डीएनए पर एक स्पेशल वीडियो। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इसी तरह की वीडियो लगातार देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।